मुख्यमंत्री का पीडीएस के तहत खाद्य वितरण में पारदर्शिता पर जोर। तकनीक आधारित निगरानी और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए दाल भात केंद्र स्थापित करने के निर्देश। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच एमओयू। राज्य को मिलेंगे 2,500 करोड़ रुपए, हर घर पेयजल पहुंचाने का संकल्प। राज्यसभा चुनाव के लिए अब तक कोई नामांकन नहीं। तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर राजनीतिक दलों में लगातार मंथन। 8 जून तक नामांकन का समय। और राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम को दोनों वर्गों का खिताब। रांची उपविजेता दीपांशु सिंह और ऋचा साहू बनी सर्वश्रेष्ठ तैराक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय गरिमा उत्सव के सिलसिले में इन दिनों देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने जनजातियों की समृद्धशाली कला संस्कृति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों को योजनाओं के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे इनका फायदा उठा सकें। आज हम 2047 सोशल विकास भारत की मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्राइबल खुले नहीं। आईटीडीए, माडा, आईटीडीपी खोला है, लेकिन ट्राइबलों को अभी भी उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, क्या क्या स्कीमें चल रहा है, उनको पता नहीं। अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपनी जिंदगी जीने का शैली के अंदर ही और रह गए हैं। हम जानते हैं आदिवासी सांस्कृतिक रूप से बहुत रीच है, बहुत धनी है। उनके पास संस्कृति का कोई अभाव नहीं। खुद बुनाई करते, खुद पहनते, खुद जंगल में जाते, खेतों में जाते, खुद काम करते, खुद खाते। गवर्नमेंट का जो भी योजना है वो देर से उनको जानकारी मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके डोर स्टेप को जाना, उनको जागरूक करना, उत्साहित करना, लोगों के साथ घुल मिल के रहने का ये जो प्रयास, मुझे लगता है आगे जाके ट्राइबल लोगों को, जो हम कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, उनके पास वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो दूर दूर रहते हैं। इसका बहुत सारे कारण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता पर जोर दिया है। उन्होंने कल खाद्य आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान विभागीय मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित निगरानी और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए दाल भात केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने विभाग व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को जल्द शुरू करने पर बल दिया। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस सिलसिले में जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड समेत कुछ राज्यों के साथ इस योजना के दूसरे चरण के लिए एमओयू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को पानी लाने की कठिनाई से बहुत हद तक राहत मिली है। उन्होंने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर भी जोर दिया है। इस MOU कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल को राज्य की जरूरतों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के काम में केंद्र से सहयोग अपेक्षित है। गौरतलब है कि इस MOU के तहत झारखंड को विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे। विधानसभा की ध्यानाकर्षण विशेष समिति ने धनबाद में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न एजेंडों पर विचार विमर्श किया। विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान विधायक आरूप चैटर्जी और चंद्रदेव महतो भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में BCCL से जुड़े जितने भी CNT मामले लंबित हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में भूमि मापी, मुआवजा और नियोजन पर भी सहमति बनी। जो उपायुक्त के कोर्ट में है उसको इमीडिएटली 1 महीना के अंदर 2 मौजा का एटलीस्ट सुरूंगा और एक कोई मौजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है। और बाकी सारा जो पेंडिंग CNT एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया ताकि BCCL उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके। कितने ज़मीन पर डंपिंग हुआ है, कितना सरकारी ज़मीन पर है, तो इसका एक असेसमेंट करने के बाद उसका पेमेंट और BCCL जो जिस पर ओबी डंपिंग हो चुका है उन रैयतों को BCCL डायरेक्ट पेमेंट करेगी, ज़मीन को डायरेक्ट परचेज करेगी। ये तय हुआ और ये 1 महीना में उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। जिसका 2 एकड़ ज़मीन हो रहा है उनको नियोजन मिलेगा, बाकी को मुआवजा राशि मिलेगा। हाँ, तय हुआ कि दामोदर नदी में जो डंपिंग हुआ है उसको स्थल निरीक्षण कमेटी करेगी। राज्य में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होना है। प्रत्याशी 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। इधर राजनीतिक दलों में तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। किसी भी गठबंधन ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि झामुमो और कांग्रेस के बीच 6 जून को दिल्ली में बातचीत प्रस्तावित है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी आज रांची पहुंच रहे हैं। 6 और 7 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी झारखंड प्रवास पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव लड़ने या प्रत्याशी के संबंध में फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में गहरे मतभेद दिख रहे हैं। में जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, एक दूसरे पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता, देश की जनता देख चुकी है कि जो गठबंधन के, इंडी गठबंधन के लोग हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो वो किसी और पर इल्जाम लगाएंगे ही, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जब भरोसा नहीं है इनको खुद पर, खुद के गठबंधन पर, तो ये चुनाव आयोग का कभी पार्टी पर वो अनर्गल वो प्रलाप करते हैं, तो ये उनकी आदत में से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। पिछले 12 वर्षों में अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों से निवेश भी बढ़ा है। 12 साल सुधारों के, संकल्पों के और नए भारत की आर्थिक उड़ान के। साल 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत आज ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म के तौर पर आया जीएसटी। जीएसटी से देश का टैक्स सिस्टम बदला तो यूपीआई ने डिजिटल क्रांति ला दी और स्टार्टअप्स ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी और रिकॉर्ड विदेशी निवेश ने दुनिया का भरोसा भारत पर और मजबूत किया।
आंकड़े गवाह हैं कि बीते 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास नहीं किया, बल्कि विकास का नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया। साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन लगातार आर्थिक सुधारों और तेज विकास दर के दम पर बीते 12 वर्षों में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इस बीच भारत की औसत विकास दर दुनिया में सबसे तेज रही। कोविड और युद्ध की मंदी के बीच भी औसतन विकास दर 6.5 से 7% के बीच रही और दुनिया भारत को भविष्य के ग्रोथ के इंजन के तौर पर देख रही है। जीएसटी आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार। पिछले एक दशक में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी ने भारत की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। पहले अलग अलग टैक्सों की जटिलता से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद एक देश एक टैक्स व्यवस्था लागू हो गई। इससे टैक्स प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और ऑनलाइन बन गई। छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिला और टैक्स चोरी पर भी काफी हद तक लगाम लगी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक कलेक्शन लगभग 85,000 करोड़ रुपए से 95,000 करोड़ रुपए के बीच हुआ करता था। 12 वर्षों के बाद साल 2024-25 में औसतन हर महीने 1,84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सिर्फ अप्रैल 2026 में ही जीएसटी कलेक्शन 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यूपीआई एक नई डिजिटल क्रांति का सूत्रपात। इन 12 वर्षों में भारत में एक और बड़ा आर्थिक सुधार हुआ। भारत ने पूरी दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति थी जिसने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज भारत की सबसे बड़ी फिनटेक सफलता बन चुका है। 2016 में जब यूपीआई क्रांति की शुरुआत हुई तो साल 2016 में शुरुआत काफी छोटी थी। पहले महीने में केवल 373 ट्रांजैक्शन हुए थे, करीब 21 बैंक इसके साथ जुड़े थे। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इस डिजिटल भुगतान प्रणाली पर भरोसा जताया। पहले ही साल यानी 2016-17 में लगभग 2 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। यही छोटी शुरुआत आगे चलकर डिजिटल क्रांति बन गई और आज यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन चुका है। साल 2025 में यूपीआई में 228 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। इनकी कुल वैल्यू करीब 300 ट्रिलियन रुपए रही। दिसंबर 2025 में अकेले 21.6 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अपने कारोबार में सुधारों की वजह से भारत आज विदेशी निवेशकों की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में रिकॉर्ड $94.5 बिलियन का एफडीआई आया, जो 17% की बढ़ोतरी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ा। और अब बात करते हैं भारत के नए सपनों की, यानी स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर बनते युवाओं की नई ताकत। 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2,23,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन 12 वर्षों में भारत की तस्वीर सिर्फ आंकड़ों में नहीं बदली, बल्कि सोच में भी बदलाव आया। आज भारत सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। और यही वजह है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हो या फिर विकसित भारत 2047 का सपना, भारत अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें तेजी से हकीकत में भी बदल रहा है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रशांत सीताराम लोखंडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वरुण भारद्वाज बोर्ड के नए सचिव बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वहीं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव बनाया गया है। वर्ष 2001 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम फिलहाल गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें राहुल सिंह की जगह सीबीएसई की कमान सौंपी गई है।
राहुल सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर समय पूर्व उनके मूल कैडर गृह मंत्रालय में वापस भेज दिया गया है। 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा यानी कि आईआईएस अधिकारी वरुण भारद्वाज वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में निदेशक हैं। उन्हें हिमांशु गुप्ता के स्थान पर सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और इस सब के बीच सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल मंगलवार से शुरू किया। सीबीएसई के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा। बोर्ड के मुताबिक सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार साइबर अटैक की भी कोशिश हुई है, लेकिन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और भी सुधार किया गया है ताकि छात्रों को असुविधा ना हो और उनकी इस असुविधा को दूर किया जा सके। एनटीए ने 30 मई को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सीयूटी यूजी की परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए एनटीए ने 6 और 7 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि तकनीकी समस्याओं की वजह से 3,765 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। प्रभावित छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गढ़वा में एसडीएम संजय कुमार और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयास से सरस्वतिया नदी को फिर से जीवन देने की मुहिम चल रही है। कभी जिले की पहचान रही ये नदी अब स्वच्छता अभियान और जन भागीदारी के सहारे दोबारा अपनी पुरानी पहचान लौटाने की ओर बढ़ रही है। सरस्वतिया नदी जो कभी गढ़वा की पहचान हुआ करती थी, समय के साथ प्रदूषण और उपेक्षा के कारण अपनी चमक खो बैठी। लेकिन अब एसडीएम संजय कुमार और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस नदी को फिर से स्वच्छ और जीवंत बनाने का संकल्प लिया है। इस उद्देश्य से व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पूरा समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि सामूहिक प्रयास से नदियों को स्वच्छ रखना और पर्यावरण को बचाना संभव है। वहीं श्री जानकी बाग पूजा समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह चंदेल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से आगे आकर सहयोग करने की अपील की। तो आपन सरस्वतिया इसलिए रखा कि एक अपने का फील आए, फर्स्ट पर्सन का फील आए, पॉजिटिव ने ऐसा है कि मेरी सरस्वतिया है। जब तक ये फील नहीं आएगा तब तक जो है उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है यहाँ की नदी। स्वच्छता हमेशा एक सामाजिक विषय है। जब तक समाज नहीं चाहेगा, चाहे वो स्वच्छता गली की स्वच्छता हो, चाहे वो नदी की स्वच्छता हो, चाहे वो तालाबों की किसी भी प्रकार की स्वच्छता हो, इस समाज को सोचना है, समाज के हर व्यक्ति को सोचना है, समाज के हर व्यक्ति को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना है, सभी को जागरूक होना है, तभी नदी बच पाएगी। अपने ग्रामीण साथियों के साथ जुटकर इस नदी की साफ सफाई में लग चुके हैं और हमारे अंदर सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम खुद कैसे जागरूक हो रहे हैं। बिना हमारे इलाकों की साफ सफाई और स्वच्छता के बगैर हमारा देश सशक्त और विकसित कभी नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर और प्रशासनिक पहल के बाद अब ग्रामीण भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नदी की सफाई के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और हर कोई अपनी स्वेच्छा से इस अभियान में योगदान दे रहा है। ये दृश्य इस बात का प्रमाण है कि जब समाज एकजुट होता है तो बदलाव संभव है। इसी अभियान में शामिल संध्या कुमारी ने कहा कि नदियों की स्वच्छता के बिना स्वच्छ जल और विकसित भारत की कल्पना अधूरी है, इसलिए सभी को मिलकर आगे आना होगा। इसका भी अनुकरण करते हुए हम सभी ग्रामवासियों एवं पूजा समिति के सदस्यों ने आज ये सरस्वती नदी के साफ सफाई का अभियान चलाया। हमें हमारी जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति भी कुछ सोचना चाहिए, तो इसी सकारात्मक पहल को अपनाते हुए हम लोगों ने आज सरस्वती नदी की सफाई की है। प्रशासन और जनता की संयुक्त प्रयास से ये उम्मीद जगी है कि ये नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल और बेहतर पर्यावरण का प्रतीक बनेगी। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
भारत बुलेट ट्रेन परियोजना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में तीसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को एक और बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू स्थित अंबेसरी गांव में 417 मीटर लंबी MT7 सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। पिछले 5 महीनों में ये तीसरी सुरंग है जिसका निर्माण पूरा हुआ है। इससे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण कार्य को नई गति मिली है। इस उपलब्धि पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सुरंग निर्माण का वीडियो भी साझा किया और साथ ही उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए निर्माण कार्य में जुटी टीमों की सराहना भी की है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार इस उपलब्धि के साथ वापी और बोईसर के बीच की तीनों पर्वतीय सुरंगों का निर्माण पूरा हो गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनने वाली 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली और एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। NHSRCL अधिकारियों के मुताबिक एक बार पूरा हो जाने पर यह प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट कर देगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची जिला प्रशासन ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र में अड्डाबाजी, नशापान और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थलों पर जुटे युवाओं को सख्त चेतावनी दी गई और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की बात कही गई। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग समय पर पूरी करने, जागरूकता बढ़ाने और लापरवाही बरतने वाले BLO पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। कोडरमा में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया रोधी माह के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मानसून में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, लार्वा नियंत्रण, घर घर जागरूकता अभियान और त्वरित जांच को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद में BCCL क्षेत्रों की ओवरबर्डन वाली जमीन की ड्रोन बेस्ड तकनीक से मापी कराने का निर्णय लिया। बैठक में FCI द्वारा RCD सड़क पर टोल वसूली का विरोध करते हुए इसकी विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए गए। हजारीबाग में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त हेमंत सती ने भूमि, पेंशन, राशन कार्ड, आवास, मुआवजा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभागों को आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने इचाक मोड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा उपकरण लगाने तथा NH किनारे संभावित अवैध कब्जों की जांच कर दुर्घटनाएं रोकने पर जोर दिया। कोडरमा में आयोजित जनता दरबार में अपर समाहर्ता संजय PM कुजूर ने मकान निर्माण विवाद, भूमि कब्जा, मुआवजा, बकाया मजदूरी, खराब चापाकल और PM आवास योजना से जुड़ी शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है।
परीक्षण एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जिसमें मिसाइल ने सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए अपने सभी प्रमुख सबसिस्टम की क्षमता साबित की। रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और अन्य उच्च मूल्य वाले जमीनी ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइल लड़ाकू विमान को दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किए बगैर हमला करने की क्षमता देती है। रुद्रम सेकंड डीआरडीओ की रुद्रम श्रृंखला का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता रुद्रम फर्स्ट से अधिक है और ये विभिन्न प्रकार के स्थिर तथा गतिशील लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में भी सक्षम है। ये भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता को और भी मजबूत करेगी। ये परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। पुरुष और महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम ने खिताब जीता, जबकि रांची उपविजेता रही। प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा में ऋचा साहू और दीपांशु सिंह सर्वश्रेष्ठ तैराक बने। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल पिछले 3 दिनों से राज्य भर के तैराकों की कड़ी टक्कर का गवाह बना। इस चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम के तैराकों का दबदबा शुरुआत से लेकर अंत तक कायम रहा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पूर्वी सिंहभूम ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं रांची जिला को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इस आयोजन और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर आयोजक उपेंद्र तिवारी ने जानकारी साझा की। हमारे जमशेदपुर से, रांची से, जामताड़ा से, साहिबगंज से, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार वगैरह से मतलब करीब 100 के लगभग खिलाड़ी आए हैं। सभी ने अच्छा अपना प्रदर्शन किया, बहुतों ने तो अपना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। चैंपियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में जमशेदपुर के तैराकों का बोलबाला रहा। पुरुष वर्ग में जमशेदपुर के दीपांशु सिंह ने पानी में अपनी चपलता दिखाते हुए कुल 35 अंक बटोरे और प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित किए गए। वहीं महिला वर्ग में ऋचा साहू ने 28 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक का गौरव हासिल किया। मुझे 400 फ्रीस्टाइल में गोल्ड मिला और मैंने और भी इवेंट किए थे, उसमें ही मेरे मेडल्स आए थे। और ये वाला जो सीनियर स्टेट था उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के चेहरे की खुशी और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। लेकिन इस चैंपियनशिप में सुर्खियां बटोरी साकची की रहने वाली सोनल मिश्रा ने। 2 बच्चों की मां सोनल मिश्रा ने स्विमिंग पूल में युवाओं को कड़ी टक्कर देते हुए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 पदक अपने नाम किए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों के साथ मैं पुल देखने आती थी, अब वो पुल मेरा फ्रेंड हो गया है। जस्ट मैं मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मैंने 400 फ्री स्टाइल में 2nd पोजीशन लाया। 15वीं झारखंड स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप ने राज्य को कई नए और होनहार तैराक दिए हैं। अब उम्मीद है कि यहां से चुनी गई झारखंड की टीम जब अहमदाबाद के नेशनल पूल में उतरेगी तो देश भर के तैराकों को पछाड़कर राज्य के लिए पदकों का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री का पीडीएस के तहत खाद्य वितरण में पारदर्शिता पर जोर, तकनीक आधारित निगरानी और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए दाल भात केंद्र स्थापित करने के निर्देश। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच एमओयू, राज्य को मिलेंगे 2,500 करोड़ रुपए, हर घर पेयजल पहुंचाने का संकल्प। राज्यसभा चुनाव के लिए अब तक कोई नामांकन नहीं, तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर राजनीतिक दलों में लगातार मंथन, 8 जून तक नामांकन का समय। और राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम को दोनों वर्गों का खिताब, रांची उपविजेता दीपांशु सिंह और ऋचा साहू बनी सर्वश्रेष्ठ तैराक।